एक महीने पहले छोटे से गांव मलकापुर में अंजलि की शादी की तैयारियां चल रही थी। उसके पिता रमेश जी एक छोटे किसान थे और अपनी इकलौती बेटी की शादी के लिए रिश्तेदारों से कर्जा लेकर सामान जुटा रहे थे। बेटी, मैं जानता हूँ ये लिस्ट बहुत लंबी है, पर हमें करना होगा। विशाल अच्छा लड़का है, उसकी माँ थोड़ी कड़क है। पापा, आप चिंता मत करिए, मैं अपने ससुराल वालों को खुश रखूंगी। आप बस इतना कर्ज मत लीजिए। जब बेटी की डोली उठती है ना, तो बाप का कलेजा भी साथ चला जाता है। पर तू चिंता मत कर, तेरे लिए मैं अपनी जान भी दे दूंगा। शादी के बाद शहर के बड़े घर में अंजलि पहुंची। उसके आंखों में नए जीवन के सपने थे, पर ससुराल का माहौल गर्म था। आ गई हमारी नई बहू। देखते हैं कितना सामान लाई है अपने साथ। देखो देखो कैसी आई है महारानी, राजकुमारी जैसे बनके। अब दिखाएगी अपना खजाना। माँ, मंजू दी, प्लीज अंजलि को आराम करने दो। आराम बाद में, पहले दहेज का सामान देखूंगी मैं। चलो सब निकालो सब कुछ। अगले दिन सुबह सुबह कंचन देवी ने सारा सामान बाहर निकलवाया और एक एक करके हर चीज की जांच शुरू की। ये क्या, मैंने तो ट्रिपल डोर फ्रिज कहा था, ये तो सिंगल डोर है, वो भी कितनी घटिया कंपनी का। माँ जी, ये नई है, अच्छी कंपनी की है। और ये टीवी किस जमाने का मॉडल है? इतना छोटा स्क्रीन। कहीं सेकंड हैंड तो नहीं है? मंजू दी प्लीज ऐसा कुछ मत कहिए, उसको बुरा लगेगा। देखिए सब कुछ नया तो है। तुम चुप रहो, तुम्हें क्या पता हमारी इज्जत का सवाल। रिश्तेदारों के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा इन्होंने। अंजलि के आंसू टपक रहे थे, उसका सपना टूट रहा था। माँ जी, पापा ने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी है। गांव में खेती से ज्यादा आमदनी नहीं होती। तो हमें क्यों चुना शादी के लिए? हम कोई भिखारी नहीं है जो ऐसा सस्ता सामान अपने घर में रखेंगे। अगले कुछ दिनों में रिश्तेदारों को सामान दिखाया गया। हर किसी ने अपनी अपनी टिप्पणियां दी। देखिए माँ, मेरी सहेली इस फ्रिज को देख के क्या कहेंगी? इतनी बड़ी हवेली में इतना छोटा सा फ्रिज, कैसे काम चलेगा माँ? और ये वॉशिंग मशीन, इसमें तो आधे कपड़े भी नहीं धुलेंगे। हमारी इज्जत का सवाल है। अंजलि कोने में खड़ी सब कुछ सुन रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। क्या करूं बहन, बेटे ने जिद की थी कि इस लड़की से शादी करनी है, मैंने तो मना किया था। रात को विशाल ने अपनी माँ से बात। माँ, आप तो जानती हो ना अंजलि के पिता की स्थिति क्या है। आप फिर भी उनके साथ ऐसा कर रही हो। अरे माँ, उन्होंने अपनी हैसियत से बढ़ के हमें सब कुछ दिया है, उन्हें इस तरह से शर्मिंदा करना ठीक नहीं होगा। तो क्या करूं, अपनी इज्जत मिट्टी में मिला दूं? कितनी शर्मिंदगी हुई है आज मुझे, सब हंस रहे थे हम पर। माँ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, इस ड्रामे को खत्म कर दीजिए। वैसे भी दहेज मांगना बहुत गलत बात है और ये तो गुनाह है। बस अब एक शब्द नहीं। तुम अपनी पत्नी का पक्ष ले रहे हो, शर्म करो। और सुन लो, इस घटिया सामान को हम यही लगाएंगे ताकि सबको याद रहे कि कैसे हमारी इज्जत का सौदा हुआ था। हफ्ते बीत गए। अंजलि को हर छोटी बड़ी बात पर ताने मिलते गए और एक दिन रसोई में। देखो देखो, ये मिक्सर भी ना तुम्हारी तरह कमजोर है। जरा बिजली नहीं गई कि बंद हो गया। दीदी, बिजली गई है तो मिक्सर कैसे चलेगा? ओहो, बड़ी समझदार बन रही हो। अपने पिता से अच्छा वाला ला नहीं सकती थी ना, इसलिए तो बहाने मार रही है। अचानक बिजली फिर से वापस आई और मिक्सर में फंसा चमचा जोर से घुमा, जिससे रसोई में सब्जी बिखर गई। ये क्या किया तुमने? देखो सारी रसोई गंदी कर दी। कैसी लापरवाह बहू उठा कर ले आए हैं हम घर। माँ जी, मैंने जानबूझकर नहीं करा, मैं साफ कर देती हूँ। बस तुम्हारे लापरवाह पिता ने घटिया सामान दिया और तुम भी उन्हीं पर गई हो। विशाल ने अंजलि को रोते देखा, पर माँ के सामने कुछ बोल नहीं पाया। उसके मन में तूफान उठ रहा था। एक दिन अचानक अंजलि के पिता रमेश जी आ पहुँचे। वो बीमार और कमजोर लग रहे थे। अंजलि बेटा, अंजलि बेटा। पापा, आप यहाँ? आप ठीक तो है ना? हाँ बेटा, बस तुझे देखने आया था। तेरे कर्ज के कागज पर साहूकार के लोग रोज धमकी देते हैं, खेत जाने वाला है। देखो तो, अब बाप भी आ गया मांगने। एक तो घटिया दहेज दिया, अब और क्या चाहिए? माँ बस कीजिए, माँ बस कीजिए। अरे आज तक कुछ नहीं कहता हूँ तो अब कुछ भी बोलती जाओगी क्या?
ये अंजलि के पिता है, अंजलि के पिता, यानी कि अब मेरे भी पिता समान है और मैं अपने पिता को इस तरह से बेइज्जत होता हुआ नहीं देख सकता माँ। कंचन देवी चौंक गई। विशाल ने पहली बार उन्हें इस तरह से टोका था। जी मैं कुछ मांगने नहीं आया, बस अपनी बेटी को देखना था। मुझे कैंसर है, शायद ज्यादा वक्त ना बचा हो। घर में सन्नाटा छा गया। अंजलि फूट फूट कर रोने लगी। कुछ दिन बाद मंजू के लिए रिश्ता आया। लड़के वालों ने दहेज की लंबी लिस्ट बनाकर सौंपी। ये क्या? ट्रिपल डोर फ्रिज, वो भी 65 इंची का स्मार्ट टीवी, फुल ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, इतना सब कैसे देंगे हम? माँ, आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? बस थोड़ा सा कर्जा ले लीजिए। विशाल ने सब कुछ सुन लिया। उसने अंजलि के पिता के कैंसर के बारे में सभी को बताया था, पर उसकी माँ और बहन को कोई फर्क नहीं पड़ा था। हाँ माँ, आप भी कर्जा ले लीजिए, जैसे अंजलि के पिता ने लिया था उसकी शादी के समय। और आप तो दहेज प्रथा बहुत मानती हो। हाँ, देना चाहिए ना आपको भी। फिर लेने समय में तो आपने एक बार भी नहीं सोचा था अंजलि के पिता ने क्या कुछ झेला था, कितना कर्जा उठाया था। पता है माँ, ये जो कर्जा होता है ना माँ, ये कैंसर की बीमारी की तरह होता है, बस फैलते जाता है, फैलते जाता है। और आज उसके पिता की जो हालत है ना, वो आपके कारण है। मैं चाहता हूँ माँ, जो हालत आज उसके पिता की है कल आपकी हो, तब आपको समझ आएगा माँ। विशाल, ये कैसी बात कर रहे हो तुम? सच कह रहा हूँ माँ, मैं सच कह रहा हूँ। आज आपको परेशानी हो रही है। क्यों? क्योंकि आपको दहेज देना है। लेते समय तो नहीं हुई। एक बार भी आपने सोचा अंजलि के पिता पे क्या बीती होगी, तो कैसा लगता होगा उन्हें? सोचा आपने माँ? नहीं सोचा। कैसे सोचोगी? क्योंकि तब तो लेने का समय था। अब देने की बात आई तो आप बदल गई माँ। आपका हृदय परिवर्तन हो गया। किसी को दर्द या तकलीफ देने से पहले ना 1000 बार सोचा करो, क्योंकि हम इंसान किसी के साथ गलत करके भूल जाते हैं, लेकिन वो नहीं भूलता। वो ऊपर वाला सब याद रखता है और सबका हिसाब इसी जन्म में करता है। विशाल ने अंजलि का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ खड़ा किया। आज के बाद इस घर में कोई भी दहेज का जिक्र नहीं करेगा। ना कोई दहेज लेगा और ना कोई देगा। और अंजलि के पिता ने जो कुछ भी हमें दिया था, उन सब के पैसे मैं उन्हें वापस करूंगा। और मुझे इसके लिए कोई रोकेगा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पर भाई, बस मंजू, बस एक लफ्ज और नहीं। कुछ नहीं बोलेगी तू अपनी भाभी को पागल बना सकती है, मुझे नहीं। जब देखो तो अपनी भाभी का मजाक बनाती थी। मिक्सी चालू करके क्या कहती थी? भाभी, मिक्सी तो चलता ही नहीं है आपका। बिजली जाने के बाद कौन सी मिक्सी चलती है? बताइए मुझे जरा। ऐसी कौन सी मिक्सी है जो बिजली जाने के बाद भी चलती है? जरा बताइए मुझे, बता। और माँ, अगर आपने ऐसे हरकत करती रही ना, तो आपकी बेटी के साथ भी वही होगा जो अंजलि के साथ आप दोनों माँ बेटी इतने समय से करती आ रही हो। यहाँ तो मैं था, इसीलिए मैंने अंजलि को कुछ होने नहीं दिया, लेकिन वहाँ आपकी बेटी के लिए कोई नहीं होगा। फिर आपकी बेटी का जो हाल होगा ना, उसकी जिम्मेदार आप होगी माँ, बस आप। कंचन देवी और मंजू के चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव थे। उन्होंने पहली बार अपने आप को अंजलि के पिता की जगह रखकर सोचा। अगले दिन कंचन देवी ने सुबह सुबह अंजलि को अपने पास बुलाया। अंजलि बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें और तुम्हारे पिता को बहुत दुख दिया है। माँ जी? नहीं बेटा, आज से तुम मुझे माँ ही कहो। मैं वही हूँ तुम्हारी। मेरी अंधी इज्जत के चक्कर में मैंने तुम्हारे पिता को ठेस पहुँचाई। मैं उनसे माफी मांगना चाहती हूँ। कंचन देवी ने अंजलि के माथे पर प्यार से हाथ फेरा। और आज ही हम अपनी बेटी की शादी के लिए कह देंगे कि हम दहेज नहीं देंगे। अगर लड़के वाले मानते हैं बिना दहेज के तो ठीक है, वरना हम ये शादी नहीं करेंगे। मंजू भी वहाँ आ गई। हाँ अंजलि, मुझे भी तुम माफ कर दो। मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ। आप लोगों ने मुझे अपना मान लिया, यही मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। विशाल ने अंजलि और अपनी माँ को गले लगते हुए देखा। हम सब मिलकर पापा जी को अस्पताल ले जाएंगे, उनका इलाज करवाएंगे। हाँ बेटा, और आज से हमारा परिवार दहेज जैसी कुरीति के खिलाफ खड़ा होगा। अंजलि की आंखों में आंसू थे, लेकिन आज ये आंसू खुशी के आंसू थे। आज उसने न सिर्फ अपना परिवार पाया था, बल्कि अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की थी। दहेज की अग्नि परीक्षा में वो सफल हुई। कोई भी चीज इज्जत नहीं होती, इज्जत तो अपने मन में होती है। आज से इस घर में सिर्फ प्यार और सम्मान का दहेज होगा। सोना और मोना रमोना 3 गरीब बहनें थी। रमोना काफी ज्यादा खड़ूस और मतलबी थी। रमोना का बस खुद से ही मतलब रहता था। बाहर लोगों के घरों में सोना और मोना काम भी किया करते थे, जिससे थोड़ा थोड़ा बहुत घर भी चल जाया करता था। एक दिन मोना घर पर आती है और गुस्से में बैठ जाती है। ये देखकर सोना कहती है, क्या हुआ मोना,
तुम इतने गुस्से में क्यों हो? कुछ हुआ है क्या? दीदी जरूरी है क्या कुछ होना? आप देख रही हो ना रमोना को, वो एक भी काम नहीं करती है। हम दोनों ही घर चला रहे हैं। मैं तो 2 जगह काम करती हूँ, जब जाकर थोड़े बहुत पैसे जमा होते हैं। तो क्या हुआ मोना? रमोना हमसे छोटी भी तो है। अगर वो कोई काम नहीं करना चाहती है तो कोई बात नहीं, हम रमोना से बड़े हैं, हम तो काम कर ही सकते हैं ना। ये ठीक है दीदी, आप हमेशा ही उसकी तरफ से बोलती रहती हो। अरे हम काम कर रहे हैं तो रमोना क्यों नहीं काम कर सकती? हम उसके बारे में सोच सकते हैं तो वो क्यों नहीं सोच सकती हमारे बारे में? सोना दीदी देख रही हो ना, ये मुझसे कैसे जलती रहती है पूरे दिन। दीदी अब नहीं बोलोगी ना आप? ये मुझसे कैसे बात कर रही है? आप खुद ही बताओ ना, मैं कहाँ चलती हूँ इससे? अगर ये भी काम करने लग जाएगी तो हमारे लिए कितना अच्छा होगा। किसी एक के तो पैसे जमा होंगे ही ना, और फिर हम अपना कुछ काम भी कर सकते हैं। यार मुझे कोई काम नहीं करना है, फिर भी तुम दोनों मुझे बार बार क्यों बोली जा रही हो? बस करो तुम दोनों। और मोना, तुम्हें काम करने में कोई परेशानी हो रही है तो कोई बात नहीं, तुम भी मत करो, मैं अकेले ही सब कर लूंगी। और रमोना, तुम ज्यादा खुश मत हो, मोना ने कुछ भी गलत नहीं कहा है। तुम कभी खुद के बारे में ना सोचकर हमारे बारे में भी सोच लिया करो। सोना का गुस्सा देखकर दोनों बहनें शांत हो जाती हैं और अपना अपना काम करने लग जाती हैं। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद सोना घर पर आ रही होती है कि तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। वहाँ के लोग सोना को सरकारी अस्पताल में लेकर जाते हैं। सोना को काफी देर बाद होश आता है तो सोना की ऐसी हालत देखकर मोना और रमोना काफी ज्यादा रोती हैं। ये देखकर सोना कहती है, तुम दोनों रो क्यों रही हो? अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ ना, तो अब रोना बंद करो। दीदी आप देख कर नहीं चल सकती हो क्या? आपको पता भी है जब हमें ये पता चला कि आपका एक्सीडेंट हो गया है तो हम पे क्या बीती थी। दीदी अगर आपको कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता? माँ पापा के जाने के बाद आप ही तो हमारा सब कुछ हो, और आप भी अगर खुद का ध्यान नहीं रखोगी तो हमारा क्या होगा दीदी? अरे अब रोना बंद करो, मैं बोल तो रही हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। और हादसा तो किसी के साथ भी हो जाता है, ये शुक्र मनाओ कि मुझे कुछ हुआ नहीं, वरना तो मैं भगवान को प्यारी हो जाती। क्या है दीदी आपको? कैसी कैसी बातें कर रही हो आप? अगर ऐसी ही बात करनी थी तो हमें बता दो, हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे, फिर खुद ही बातें करते रहना ऐसी। अच्छा ठीक है, अब नहीं बोल रही कुछ भी। 2 दिन बाद सोना को घर ले आते हैं, लेकिन सोना को अब भी ठीक नहीं फील हो रहा था क्योंकि उसकी हालत ठीक नहीं थी। वो बाहर जाकर काम भी नहीं कर सकती थी। ये देखकर अब रमोना काम करना शुरू कर देती है। रमोना और मोना ही सब कुछ कर रहे थे। जब घर पर आते हैं तो देखते हैं कि सोना जमीन पर गिरी पड़ी थी। दीदी दीदी आपको क्या हुआ? आप जमीन पर कैसे गिरी? वो मुझे बहुत जोर से प्यास लग रही थी तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही हिम्मत करके पानी पी लेती हूँ, लेकिन जैसे ही खड़ी हुई तुरंत मैं गिर गई। माफ कर दो, तुम दोनों मेरी वजह से परेशान हो गए। दीदी आप कैसी बातें कर रही हो? गलती तो हमारी है ना, हम आपको ऐसी हालत में घर पे अकेला छोड़ कर गए। हम पागल हैं, अब से हम कहीं नहीं जाएंगे, आपको छोड़ के आपका पूरा ध्यान रखेंगे। मैं भी कहीं नहीं जाऊंगी। मैं दीदी को रमोना के भरोसे तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकती हूँ। तुम दोनों ही अगर काम पर नहीं जाओगी तो ये सोचा है कि हमारा घर कैसे चलेगा फिर? नए काम से। क्या बात है, दोनों ने एक साथ ही बोला, इसका मतलब कुछ तो सोचा ही होगा। नहीं दीदी, मैं इस मोना से बात तो करती नहीं, साथ में मिलके कोई काम करना तो दूर की बात है। मैंने नया काम इसलिए बोला था, अगर हम अपने घर के बाहर किसी छोटी चीज की दुकान खोल देते हैं तो हमारी मदद भी हो जाएगी और हम तीनों को बाहर जाके काम भी नहीं करना पड़ेगा। वैसे तो मुझे रमोना की कोई बात ठीक नहीं लगती, लेकिन आज मुझे भी रमोना की बात ठीक लग रही है। हम ऐसा कर सकते हैं। लेकिन हम किस चीज की दुकान खोलेंगे? कुल्हड़ चाय की। दीदी आप बहुत अच्छी चाय बनाती हो, और जब वो चाय लोगों को कुल्हड़ में मिलेगी ना, तब तो लोग भी तारीफ करेंगे। आप आराम से बैठकर चाय बनाना, बाकी सब तो हम देख ही लेंगे। ठीक ही है ये भी, मुझे तो कुल्हड़ में छोटे छोटे गिलास में बनाने आते हैं, तो हमारी वहाँ भी काफी बचत हो जाएगी। ठीक है फिर, जब किसी काम को सोच ही लिया है तो करने में देरी किस बात की। तीनों बहनें अब अपने घर के बाहर ही कुल्हड़ चाय बेचने का काम शुरू कर देती हैं। लेकिन पहला दिन पूरा निकल जाता है और कोई भी वहाँ पर चाय पीने नहीं आता। ये देखकर तीनों को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। शाम को सब वो सारा सामान लेकर जाती है तो रमोना कहती है, हमारी तो आज 1 रुपए की भी कमाई नहीं हुई। अगर ऐसे ही चलता रहा
तो कुछ दिनों में ही हमारी आइडिया पानी में मिल जाएगा। अब तक जो थोड़े पैसे बचे हैं वो भी जल्द खत्म हो जाएंगे। हाँ, कम से कम आज 4-5 लोग तो आए ही हमारी चाय पीने के लिए। अरे तुम दोनों इतना परेशान क्यों हो रहे हो? कभी भी ऐसा देखा है क्या कि काम शुरू किया और तुरंत ही पैसे आ जाए? और हम ये काम इसलिए नहीं कर रहे कि कल को हम अमीर हो जाएं, बल्कि इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास कोई अपना काम नहीं है। दीदी आपकी बात सही है, लेकिन हमने लोगों के घर का काम तो छोड़ ही दिया है ना। और अब तक हमने थोड़े बहुत जितने भी पैसे जमा किए थे वो चाय के काम में ही लगा दिए हैं। मुझे सब्र करने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इस बात को सोचकर मैं परेशान हो गई हूँ। अगर कल को हमारी ये चाय की दुकान नहीं चली तो हम क्या करेंगे? सोना दीदी सही कह रही है, अभी हमने आज ही तो काम शुरू किया है। वो कहते हैं ना, अगर हम मन में जीत ही ठान लेना तो जीत ही होगी, तो हम हार के बारे में सोच ही क्यों रहे हैं। आज नहीं तो कल हमारी दुकान पर लोग आएंगे और चाय भी पियेंगे, देख लेना तुम। तीनों परेशान तो हो ही रही थी, लेकिन हिम्मत नहीं हारती हैं। हर रोज कुल्हड़ चाय बेचती हैं। कई बार तो आसपास की दुकानों में जाकर भी चाय बेच कर आती हैं। अब कुछ लोग तो आ ही जाते थे। ये देखकर तीनों की हिम्मत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहता है। कुछ दिनों बाद उनके पास अजय नाम का एक लड़का आता है जो पसीनों में लथपथ होता है। अजय उनसे कहता है, अरे जरा एक कप चाय देना। भाई साहब, आप पसीने में लथपथ हो और इस गर्मी में आप चाय पी रहे हो। देखो, हमारा काम है चाय बेचना, लेकिन अगर आपको ठंडा जूस पीना है या पानी पीना है तो आप बता दीजिए, हम वो मंगवा देंगे। अरे भाई, जब चाय पीनी है तो जूस या पानी से क्या होगा? हाँ, हम मना नहीं कर रहे हैं, चाय पी लेना, लेकिन लेकिन क्या? अरे मैं ना चाय लवर हूँ और चाय एक नशा है और मुझे चाय का नशा बहुत प्यारा है। चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, मुझे ना हर वक्त चाय चाहिए। इसलिए ना कृपा करके मुझे चाय बना के दो। बहस वहस मत करो मुझसे। अजय को उनकी चाय काफी ज्यादा पसंद आती है, जिसके बाद वो वहाँ पर अक्सर अपने दोस्तों के साथ आने लगा था। कुछ दिनों बाद काफी ज्यादा पैसे जमा कर लेते हैं वो, और पैसों को गिनते हुए सोना कहती है, इतने पैसे तो जमा हो गए हैं कि अब हम एक और स्टॉल लगा सकते हैं। बहुत अच्छा हुआ कि हम कुल्हड़ चाय बेचने लगे, और दूसरी स्टॉल मैं संभाल लूंगी और आप दोनों यहाँ वाली। तीनों बहनों की मेहनत रंग लाती है और धीरे धीरे अब तीनों ही अलग अलग जगह स्टॉल लगा लेते हैं।